बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फ़िज़िक्स टीचर सैयदा मरियम। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को डिस्कस किया था। आज हमने सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को डिस्कस करना है। हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका मतलब समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने ये बिल्कुल स्किप नहीं करना और ज़रा गौर से देखना है। अब पहले टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं। टॉपिक में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और इन्फिनिट का क्या मतलब है? इनफाइनाइट का मतलब है लामहदूद, बहुत बड़ी, जिसकी कोई एंड ही नहीं है। शीट ऑफ चार्ज एक इन्फिनिट शीट होगी, बहुत बड़ी शीट होगी, उसके ऊपर चार्जेस होंगे और हमने जो है ना उस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है कि उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है उसके किसी क्लोज पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या होगी। तो अब बच्चों, ये बोर्ड है, मैं यहाँ पर बहुत बड़ी कोई शीट नहीं ड्रॉ कर सकती, इनफाइनाइट शीट नहीं ड्रॉ कर सकती। तो मैंने क्या किया, उस इनफाइनाइट शीट का एक फाइनाइट पोर्शन यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक छोटा सा पोर्शन ले लिया ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, एक शीट है, छोटा सा पोर्शन ले लिया, एंड इनफाइनाइट शीट का एक फाइनाइट पोर्शन ले लिया। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है? बच्चों, आप सब बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो यूनिफॉर्म क्या होता है? सबका सेम होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि सेम चार्ज बराबर बराबर फासले से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू। अब ये आपके पास शीट ऑफ चार्ज है, उसके किसी नियरेस्ट पॉइंट पे ई की वैल्यू निकालिए। ये पॉइंट आपके पास है और आपसे कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पे ई की वैल्यू निकालें। अब आपको देखने में डायग्राम समझ इसलिए नहीं आएगी फौरन से क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है हमारा बोर्ड, और आपकी जो डायग्राम है वो 3 डायमेंशनल है। तो आप लोग 2 डायमेंशनल डायग्राम को 3 डायमेंशन में समझने के लिए आप इस तरीके से समझ लो बच्चों कि ये आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, लाइक दिस। ये ऐसे है, ऐसे बनाई है ना मैंने, लेकिन ये असल में ऐसे। ये एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसके किसी इस पॉइंट पे, यहाँ पर एक पॉइंट है, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम एक सबसे पहले इमेजिन करते हैं, गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। जिस पॉइंट पे फाइंड करनी है ई की वैल्यू, उसके इर्द गिर्द गॉसियन सरफेस को हम इमेजिन कर लेते हैं। अब बात यह है कि गॉसियन सरफेस जो हम इमेजिन कर रहे हैं उसकी शेप क्या है? बच्चों, उसकी कोई भी शेप हो सकती है, सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप मैंने यहाँ यूज़ की है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। अच्छा, अब शेप में यूज़ कैसे करनी है, चूज़ कैसे करनी है? तो हमने वो शेप चूज़ करनी है जिसको चूज़ करने के बाद हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अभी मैंने आज के इस टॉपिक में सिलेंड्रिकल शेप यूज़ की है, आगे जाके आपको पता चलेगा कि मैंने सिलेंड्रिकल शेप यूज़ करने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ है और मेरी जो कैलकुलेशन है वो आसान कैसे हुई है। अब आपको बोर्ड पे अगर समझ नहीं आ रहा तो बच्चों ये देखो, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। अब आपने समझना है कि ये क्लोज है, ये सिलेंडर बन गया, यहाँ से भी क्लोज है और यहाँ से भी क्लोज है, बोथ एंड से ये क्लोज है और एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर पास कर रहा है इस शीट के अंदर से इस तरीके से, लाइक दिस। अब समझ में आया बच्चों? अब इस पॉइंट पे ई पे, इस वाली सरफेस पे ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पहले वेक्टर एरिया की बात कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इस डायग्राम पे आने से पहले बच्चों, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होगी, यहाँ पर भी बाहर की तरफ और यहाँ पर भी बाहर की तरफ, आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम बात करते हैं वेक्टर एरिया की, अगर ये सरफेस ऐसे प्लेन है तो इसके ऊपर वेक्टर एरिया ऐसे होगा। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर एरिया होगा। आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। इन दोनों वेक्टर्स में बेटा क्या एंगल बन रहा है? दो पैरेलल वेक्टर्स में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। इस फेस पे आपको एंगल 0 डिग्री पता चल गया। अब हम बात करते हैं ये वाली एक और साइड है ना आपके पास, फ्लैट सरफेस, दूसरी फ्लैट, क्योंकि 3D में है डायग्राम। इस फ्लैट सरफेस पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ऐसे है, इस तरीके से आउट ऑफ द प्लेन, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन। तो इन दोनों वेक्टर्स में बच्चों क्या है? इन दोनों वेक्टर्स में क्या एंगल बन रहा है? 0 डिग्री एंगल बन रहा है। पैरेलल वेक्टर्स में 0 डिग्री एंगल बनता है। अब बात करते हैं ये पूरी सरफेस, ये वाली जो कर्व सरफेस है, कर्व, इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास हो रही हैं तो यहाँ पर वेक्टर एरिया की और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की क्या डायरेक्शन होगी? अब बच्चों देखो, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। अब ये आपके पास सरफेस है, इस पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरीके से। अब देखो बच्चों, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ऐसे है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, तो एंगल क्या बन रहा है? कर्व सरफेस पे ई और ए के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। अब चाहे आप इस वाले पैच के लिए करो, चाहे आप इसको घुमा लो, सिलेंडर को घुमाते जाओ, हमेशा वेक्टर एरिया ऐसे आएगा और हमेशा ई की डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी। आप जो सा मर्जी इस सिलेंडर का पैच घर में करके देख लेना। आप ये, अगर मैं शीट हटा के भी आपको समझाऊं बेटा, इस पैच पे, इस पैच पे, इस पैच पे, जहां मर्जी वेक्टर एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे। वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है और पॉजिटिव चार्जेस से आउट ऑफ द प्लेन
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, तो हर जगह जहाँ पर भी आप वैल्यू लोगे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात आपको इसलिए समझाई है कि जब मैं कैलकुलेशन करूँगी तो आपको समझ आ जाए कि 2 डायमेंशनल डायग्राम थी और मैंने 3 डायमेंशंस करके आपको समझा दिया। अब बात करते हैं बेटा कैलकुलेशन की तरफ। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस हमने सिलेंड्रिकल इमेजिन कर ली, अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करने लगे। इस वाली सरफेस पे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये वाली जो फ्लैट सरफेस पे ई जो है आउटवर्ड है, पॉजिटिव में से जो निकलती हैं फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती हैं, वेक्टर एरिया इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, वो भी क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। ई में और ए में क्या एंगल बनेगा, 0 डिग्री। एक फ्लैट सरफेस का ये आ गया। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, वो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, ई ए कॉस थीटा। थीटा की जगह बच्चों हम क्या लिख देंगे, पैरेलल हैं दोनों, तो 0 डिग्री। अब बच्चे यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे वाले फ्लैट सरफेस पे। इसके ऊपर भी वेक्टर एरिया जो है वो नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस होगा, तो आपके पास इस केस में भी दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो एंगल क्या आ जाएगा बेटा इस सरफेस के लिए, 0 डिग्री। आपको पता है cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। ई ए यहाँ पर आएगा, ई ए यहाँ पर आएगा, ई ए प्लस ई ए, क्या आपके पास आंसर आ जाएगा, 2 ई ए। अब ये फ्लैट सरफेस में से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है, ये उसका आंसर हमने निकाला है। अब बाकी जो सिलेंडर का कर्व पोर्शन है, उसमें से जो आपके पास बाहर फ्लक्स आ रहा है, उसका हमने आंसर निकालना है। फॉर्मूला हमने लिख दिया ई ए कॉस थीटा। थोड़ी देर पहले आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, आउटवर्ड है पॉजिटिव चार्ज, और आपके पास जो वेक्टर एरिया है वो इस तरीके से है, तो दोनों में एंगल क्या बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री। तो हम थीटा की जगह या 90 पुट करेंगे, तो आपके पास 0 डिग्री, 0 जो है फ्लक्स का आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये मैथमेटिकली ऐसे आंसर आ रहा है। अगर इसको कॉन्सेप्चुअली देखें तो बच्चों हमेशा से फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएंगी, इसमें से गुजर के ऐसे नहीं जाएंगी, आउट ऑफ द पेपर जाएंगी, क्योंकि ऐसे इस तरह से नहीं जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे भी अगर इस पॉजिटिव चार्ज की हम बात करें, फील्ड लाइन आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, आउट ऑफ द पेपर आ रही है, वो इसमें सिलेंडर में से निकल के क्यों नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन होगी, कभी भी ऐसे करके नहीं जाएंगी, हमेशा से बाहर की तरफ जाएंगी, इसलिए सरफेस में से आउट ऑफ द प्लेन जो है वो बाहर जाएंगी। तो आपके पास अगर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें, यहाँ पे फ्लैट सरफेस में इससे कितना आया था, 2 ई ए, कर्व सरफेस में से कितना आया है, 0, दोनों को ऐड किया तो 2 ई ए आपके पास आ गया टोटल फ्लक्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था, हमने गॉसेस लॉ अप्लाई करना था। गॉसेस लॉ क्या होता है, 1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, वो फ्लक्स के बराबर होता है। कोई भी क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉसियन जो सरफेस है, क्लोज सरफेस में से अगर हम फ्लक्स का फॉर्मूला लें तो वो आपके पास आता है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब चार्ज कितना है, अब हम बात करते हैं बेटा, प्रीवियस आपने जितने भी टॉपिक पढ़े ना, उसमें आपके पास चार्ज की वैल्यू गिवन होती थी कि क्यू चार्ज ये है, क्यू चार्ज ये है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज है, अब बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो सिलेंडर के जिस पोर्शन में से गुजर रहा है गॉसियन सरफेस, हमें नहीं पता उस पोर्शन में कितना चार्ज आया है। लाइक आपके पास अगर इसमें से गुजर रहा है, ये आपके पास गॉसियन सरफेस गुजर रही है, यहाँ से पास कर रही है, अब हमें नहीं पता इस पोर्शन के अंदर कितना चार्ज है, हमें चार्ज की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इस पूरी शीट के ऊपर चार्ज की डेंसिटी क्या है। जैसे आप डेंसिटी निकालते थे मैथ पर यूनिट वॉल्यूम, इसी तरह बच्चों चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। टोटल चार्ज को बेटा आप एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपके पास चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, चार्ज। एरिया बेटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी के ऑपोजिट साइड जाके एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई। तो आपके पास चार्ज का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा ए। तो ये आपके पास सिग्मा कहते हैं, सिग्मा ए आ गया। अगर आपसे एमसीक्यूज में यूनिट पूछे जाएंगे, सिग्मा के यूनिट बताएं, तो चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम, एरिया के क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर सिग्मा के यूनिट हो जाएंगे। तो ये आपके पास एक एमसीक्यू मैंने यही सॉल्व कर दिया। अब बेटा ये चार्ज की वैल्यू आप इस गॉसेस लॉ में पुट करें तो आपके पास फ्लक्स का एक आंसर आया है, एक इक्वेशन बन गई है 1/ε0 टाइम्स सिग्मा ए। बेटा इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को देखें जरा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, बराबर। तो अगर दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होती हैं बच्चों, बराबर। तो 1 और 2 इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो आपके पास 2EA इक्वल्स टू सिग्मा A/ε0 आ जाएगा। अब बच्चों हमारा टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी थी ना, तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको इक्वालिटी के एक साइड पर रखेंगे, बाकी सारी क्वांटिटीज को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। बच्चों 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब बच्चों आप ये देखें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ए है, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या आंसर आएगा, सिग्मा/2ε0। अब यहाँ जरा देखें, सिग्मा का क्या मतलब है कि चार्ज कितना है शीट पे, उसकी बात हो रही है, उस पर डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी। ε0 का मतलब ये है कि मीडियम क्या है, मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी।
अब ये आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ई। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर साथ लगा देंगे और वो वेक्टर को शो करेगा। अब यूनिट वेक्टर क्या बताएगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, वो आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होती है। तो आर इज अ यूनिट वेक्टर शोइंग डायरेक्शन ऑफ ई, और कहाँ से होती है, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम शीट ऑफ चार्ज। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।